हाय एवरीवन, कैसे आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी तक हम कंपनी जेड के 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 11वां लेक्चर है, 11th लेक्चर। चैप्टर 5 जो हमारा चल रहा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन दिया था, आपको याद भी कराई थी चीज़ें। और उसके बाद मैंने आपको कुछ नए सेक्शंस बताए जो इंट्रोड्यूस करे गए कंपनीज एक्ट के द्वारा, अमेंडमेंट्स द्वारा। फिर मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। आज हम मेमोरेंडम पढ़ने के बाद मेमोरेंडम्स के फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। ये बेसिक है, ये आपसे बस एमसीक्यू में पूछ सकता है और कहीं नहीं पूछेगा। एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलअप, इनमें ही पूछ सकता है। तो इस फॉर्म में ये होता है, इस फॉर्म में ये होता है, बस इतनी सी बात बतानी है आपको। उसके बाद जो मेन आज का कंटेंट है वो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टा वायरस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांस के काफ़ी होते हैं। पहले फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं, फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम। आइए देखे थे। Section 4 subsection 6 provides that the memorandum of a company shall be in respect of forms specified in। तो मेमोरेंडम कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए जो बताया है। देखिए, टेबल ए बी सी डी ई शेड्यूल फर्स्ट एज मे बी एप्लीकेबल टू द कंपनी। कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल्स कोई भी अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करता है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, 3, 4, इस तरीके से कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारे शेड्यूल होते हैं। तो आपके पेपर में ये भी आ सकता है कि कंपनीज एक्ट में टोटल कितने शेड्यूल्स होते हैं। तो ये आप क्या बोलोगे, कंपनीज एक्ट में अगर टोटल शेड्यूल कितने, 7 शेड्यूल है। कितने बोलेंगे जी, 7 शेड्यूल है। कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल 7th शेड्यूल है। आपको मैं एक हिंट देता हूँ, आपने पहले पढ़ा है ये चीज़ पर आपको याद नहीं। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 12वीं क्लास में जब भी होंगे तो आपने कंपनीज अकाउंट पढ़ा होगा, आपने बैलेंस शीट बनाई होगी। अब बैलेंस शीट आपने 2 तरीके की सीखी होगी। एक आपने सीखी है यहाँ पर एसेट और यहाँ पर लायबिलिटी, मतलब अगर देखा जाए तो एसेट लायबिलिटी वाला सीखा है, जो कि हमारी एक हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो लायबिलिटी इस साइड हो गई, एसेट इस साइड होती थी। राइट हैंड साइड में एसेट होती थी, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी होती थी। इसको बोलते हैं शेड्यूल 7 की बैलेंस शीट। शेड्यूल 7 के हिसाब से बताई गई है वो बैलेंस शीट। फिर आपने कंपनी अकाउंट पढ़ा तो वहां पर आपने शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट पढ़ी। अब ये शेड्यूल 3 की जो बैलेंस शीट थी वो वही शेड्यूल है जो कंपनी के लास्ट में दे रखे हैं शेड्यूल। तो शेड्यूल 3 के हिसाब से जो बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है, जो कि लायबिलिटी ऊपर एसेट नीचे होती है। आपने ये पहले भी पढ़ा है, बस आपको बस ध्यान नहीं है ना। तो कंपनीज एक्ट के अंदर मेनली जो बैलेंस शीट चलती है वो शेड्यूल 3 की चलती है। 12th क्लास में आपने कंपनी अकाउंट पढ़ा हो या ग्रुप 2 में आपने पढ़ा हो, कभी भी बीकॉम में पढ़ा हो कंपनी अकाउंट, तो वहां पर आपने बैलेंस शीट बनाई होगी जिसमें लायबिलिटी ऊपर होती थी और एसेट्स नीचे होते थे। दैट इज कॉल्ड वर्टिकल बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो इसी तरीके से टोटल 7 शेड्यूल है हमारे कंपनीज एक्ट के। उसके पहले शेड्यूल में आपको कुछ फॉर्म्स के बारे में दे रखा है, वो लिखा हुआ है टेबल ए बी सी डी ई इज प्रिस्क्राइब्ड applicable to the company as may be schedule first as may be applicable to the company। तो कंपनी के लिए शेड्यूल फर्स्ट के कुछ फॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे। टेबल ए, अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहे उस कंपनी का जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उनको टेबल ए के हिसाब से अपने मेमोरेंडम देना होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना है उस कंपनी को जो लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। जो लिमिटेड बाय गारंटी है पर उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, तो उनको टेबल बी के हिसाब से मेमोरेंडम देना होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो उनको टेबल सी के हिसाब से मेमोरेंडम देना होगा। तो ये आपको याद रखने हैं। टेबल ए के हिसाब से मेमोरेंडम देना तो उन कंपनीज को जो लिमिटेड बाय शेयर होती है। टेबल बी के हिसाब से मेमोरेंडम जमा कराना होता है उन कंपनी को जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है बट नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल होता है। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बट हैविंग अ शेयर कैपिटल, दैट इज कॉल्ड टेबल सी, उसके हिसाब से आपको। और टेबल डी के हिसाब से मेमोरेंडम जमा कराना होगा मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड कंपनी हैविंग नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। एंड लास्ट में टेबल ई मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड मतलब लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, वो टेबल डी हो गया। और ये टेबल है लास्ट में जिसमें अनलिमिटेड वाली कंपनी है जिसमें हैविंग अ शेयर कैपिटल है। 5 याद है, सिंपल से पॉइंट है, देखिए मैं आपको याद करवाता हूँ। टेबल ए है लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी, टेबल बी है लिमिटेड बाय गारंटी। इसके 2 पार्ट है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग पहले आएगा, हैविंग बाद में आएगा। तो टेबल ए हो गया लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी के लिए, टेबल बी हो गया
लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल सी हो गया लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल, और टेबल सी के बाद टेबल डी आ गया अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, और टेबल ई आ गया अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। 5 पॉइंट थे आपको, बस ऊपर से लेकर आप अगर 20 देखिए क्वेश्चन यहाँ से 20 से उठकर आएगा, एमसीक्यू आपको 20 से बताएगा कि टेबल ई में कौन से कंपनी का मेमोरेंडम जमा कराना होता है। मेमोरेंडम तो आपको याद नहीं रहेगा सर टेबल ई में, तो आप शुरू से रखिए ना, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। 5 याद हो गए, लाइन से याद करो। पहले लिमिटेड बाय शेयर था, फिर लिमिटेड बाय गारंटी का नॉट हैविंग है, फिर हैविंग शेयर कैपिटल है, 3 हो गए, एबीसी हो गया। डी में अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और लास्ट अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर। इस तरीके से याद करोगे तो याद हो गया और हो भी गया याद। तो इनमें फॉर्म जमा कराने होते, अलग अलग कंपनी के मेमोरेंडम अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, वो बताया गया है। बस सिंपल सी कहानी ये है। ये आ सकता है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू में, बस इतना ही पूछेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की क्लास का हमारा। आइए दोस्तों मैं ये बात आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। अल्ट्रा वायरस के प्रिंसिपल, इस तरीके से कह सकते हो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब ये अल्ट्रा वायरस क्या है, ये लॉ का वर्ड है, इसका इंग्लिश वर्ड को देखा जाए तो वो है क्या। चलिए एक कंपनी है, ठीक है ना, ध्यान सुनना। एक कंपनी है जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा था ऑथराइज कैपिटल 10 लाख। अब क्या मतलब हुआ कि ये कंपनी 10 लाख रुपए से ज्यादा की शेयर कैपिटल रेज नहीं कर सकती। शेयर कैपिटल का मैंने सिंपल मतलब बताया था आपको, अगर आपको ध्यान हो तो। मतलब ये कंपनी 10 लाख से ज्यादा फंड रेज नहीं कर सकती पब्लिक से। फॉर एग्जांपल ये लिस्टेड कंपनी है, शेयर इशू कर सकती है। एग्जांपल ले लेते हैं, ये लिस्टेड कंपनी है और शेयर इशू कर सकती है, तो ये 10 लाख से ज्यादा के शेयर फंड रेज नहीं कर सकती जनरल पब्लिक से। इस कंपनी ने अभी तक 8 लाख रुपए के फंड रेज कर चुकी है। तो ऑथराइज कैपिटल होती है मैक्सिमम कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या है, मैक्सिमम कैपिटल जो आप रेज कर सकते हो पब्लिक से, किसी से भी रेज कर लो शेयर इशू करके, है ना। इन्होंने 8 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए थे। मैं आपको बताता हूं कितने वाले, 80,000 शेयर एट द रेट 10 रुपए ईच। तो टोटल हम देखेंगे तो 8 लाख रुपए के शेयर इशू हो चुके हैं। अभी कंपनी 2 लाख के शेयर और इशू कर सकती है एज पर द मेमोरेंडम, एज पर द ऑथराइज कैपिटल। अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने दोस्तों 3 लाख के शेयर इशू कर दिए। कंपनी ने 3 लाख के शेयर इशू कर दिए। अब कंपनी ने ये गलत कर दिया। क्यों कर दिया सर? क्योंकि सर हमें ये सिखाया गया है कि जितनी आपकी ऑथराइज कैपिटल होती है उससे ज्यादा का फंड रेज नहीं कर सकते आप इस शेयर इशू करके। आपने 8 लाख कर लिया था ऑलरेडी, आप 10 लाख तक कर सकते हो मैक्सिमम। अगर आपको ज्यादा करना है तो आप अपने मेमोरेंडम को क्या करो, चेंज करो, राइट। अगर आपको ज्यादा करना है तो अपने मेमोरेंडम को क्या करो, चेंज। इसी को कहते हैं अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, कि हम मेमोरेंडम को चेंज करेंगे तो ऑथराइज कैपिटल बढ़ाओ। पर अगर आपकी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है और आपने 8 लाख के शेयर ऑलरेडी इशू कर रखे हैं, फिर आप 3 लाख क्या कर रहे हो, तो मतलब आप अपने मेमोरेंडम के अगेंस्ट जा रहे हो। मतलब आपकी पावर थी शेयर इशू करने की 10 लाख तक, 10 लाख का फंड आप रेज कर सकते थे, पर आप बियॉन्ड द पावर चले गए ना गए, क्योंकि भाई 8 लाख और 2 लाख और करना थे, 2 लाख का और करना तो चलता, पर आपने 3 लाख कर दिया, मतलब आप बियॉन्ड द पावर चले गए। मतलब जितनी कंपनी की पावर थी शेयर इशू करने की, कंपनी ने उसको उसके आगे चलेगी, तो ये हम कह सकते हैं बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड दी पावर। तो कंपनी बियॉन्ड दी पावर चलेगी। और दोस्तों जो बियॉन्ड दी पावर होता है उसको अल्ट्रा वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायरस। जब भी कंपनी अपने पावर्स के अगेंस्ट जाएगी, बियॉन्ड जाएगी, उसको तोड़कर आगे जाएगी, तो उसको कहते हैं अल्ट्रा वायरस। तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो अल्ट्रा वायरस मींस बियॉन्ड दी पावर। आई थिंक मैं इसको पहले भी आपको बताया चुका हूं। तो आइए जरा देखे जाए कि क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है, द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायरस इज सिंपली बियॉन्ड देयर पावर। बियॉन्ड देयर पावर द लीगल फेसेस अल्ट्रा वायरस एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट डन इन एक्सेस ऑफ देयर लीगल पावर ऑफ द डूअर।
जो करने वाला है, अभी मैंने एग्जांपल दिया उसमें कंपनी थी करने वाली, कंपनी ने अगर अपनी पावर के बियॉन्ड जाकर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करी तो हम कहेंगे वो अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन है, राइट। अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन का मीन्स मतलब ये ट्रांजैक्शन बियॉन्ड द पावर जाकर हुई है। कंपनी की पावर नहीं थी इससे ज्यादा ये ट्रांजैक्शन करने की, फिर भी कंपनी ने करी, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन। अल्ट्रा वायरस मतलब हमारे पास जितनी पावर है अगर हम उसके बियॉन्ड जाकर काम करते हैं, इसको कहते हैं अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड देयर पावर, राइट। जैसे कि हमारी कंपनी एग्जांपल में कंपनी ने करा। अब जो अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन होता है वो कंपनी जेड के तहत वॉइड माना जाता है। वॉइड मतलब जो वॉइड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था आपने, विच कैन नॉट बी इन्फोर्सिएबल, जिसको आप लॉ में इन्फोर्स नहीं कर सकते। आप उस ट्रांजैक्शन के तहत केस या शू नहीं कर सकते, किसी को केस नहीं कर सकते उस पर, उसके खिलाफ। दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड वॉइड। इन कॉन्सिक्वेंसेस, अब अगर किसी पार्टी ने, देखिए मेरा पर्पस आपको लॉ समझाना है, पढ़ाना है और आपको लॉ की लैंग्वेज को सिखाना है। मैं चाहता तो ये अपनी लैंग्वेज में लिख सकता था, और मैं देखिए क्या होता है, जैसे टीचर अपने नोट्स में लिखेगा वैसे स्टूडेंट फॉलो करेगा, सिंपल सी कहानी यही है, ठीक है। आपको ना थोड़ी चीज मुश्किल होगी, तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा वे है। 20 क्वेश्चन याद करने से अच्छा 15 क्वेश्चन याद करो, पर एज पर दी लैंग्वेज ऑफ लॉ याद कर लो, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 20 क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में, देखिए अपनी लैंग्वेज आप तब यूज करिए जब आप नहीं आता, भूल गए हो, आपको याद है कॉन्सेप्ट पर आप लॉ की लैंग्वेज नहीं जानते, तब आपने चल मजबूरी में करा। बट अगर आप बुक की लैंग्वेज याद ही नहीं करके जाते, सोचते हो यार सिंपल नोट्स मिल जाए, मुझे सिंपल तरीके से चीजें मिल जाए, तो फिर नंबर भी नहीं आएंगे। मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, ये प्रोफेशनल कोर्स है, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको ये लग सकता है बहुत ज्यादा मुश्किल, याद करने में इसको मुश्किल लग सकता है। वो मुश्किल तब लगेगा याद करने में जब आप चीजों को नहीं समझेंगे, आप चीजों को माइंड में रिटेन, और वो कब समझ नहीं आएगा, जब आप ध्यान नहीं लगाएंगे। अगर आपका ध्यान नहीं है ना पढ़ाई में, या फिर इस वीडियो में ध्यान देते वक्त ध्यान नहीं हो रहा, तो आपको ये याद नहीं होगा। याद करो जब भी, जिन क्वेश्चन को भी मैंने याद करवाया और आपको याद हुआ, उस टाइम आपका पूरा ध्यान क्लास में था। तो ये सारा खेल ही कंसंट्रेशन का है, ठीक है। और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज लॉ की हो और कम से कम लैंग्वेज अपनी हो, नंबर अच्छे आएंगे। आप मान के चलिए मेरी बात। आपको ही पता है आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश बहुत खराब होती है, वो अपनी लैंग्वेज में लिखते तो है पर बहुत गलत तरीके से लिखते। उनको मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि भाई आप इसको याद करिए, हालांकि अपनी लैंग्वेज कम से कम यूज करिए। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो अच्छे से लिख जाते हैं, तो फिर अच्छी बात है, वो अपना भी डाल सकते हैं, 50-50 डाल सकते हैं। बट जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आंसर को इंग्लिश के अंदर अच्छे से, दैट फिर आप इसको तरीके को लिखिए। देखिए लॉ लॉ होता है, इंग्लिश नहीं होता, आपको ही पता है। अल्ट्रा वायरस की जगह पर आप बियॉन्ड देयर पावर लिखोगे, हालांकि वो एग्जामिनर ठीक कर देगा, पर एक अच्छी प्रेजेंटेशन यही है कि आप वहां पर अल्ट्रा वायरस लिखे, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज लॉ है, आप लॉ कर रहे हैं ना, इंग्लिश तो नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, लॉ पढ़ा रहा हूँ। तो क्रिया अब एक एक, तभी तो मैं आपको एक एक लाइन पढ़ाता हूँ, मेरा और पर्पज ही क्या है। नहीं तो मैं पूरा पैराग्राफ आपको हिंदी में नहीं समझा सकता, मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया एक एक पॉइंट, तो फिर आप एक एक लाइन कैसे पढ़ोगे कि इस लाइन से क्या मतलब बना। मैं दोबारा पढ़ाता हूँ, द मीनिंग ऑफ, भाई मेरी क्लास इसलिए ज्यादा होती है यार, एक एक लाइन पढ़ता हूँ। आपके उसमें सिलेबस के अंदर 500 पेज है, 500-600 पेज है, 500 पेज को भी मैंने समराइज करके 250 आधे कर दिया है, 300 कर दिया। चलो मैंने उसमें कुछ कटिंग करी, कुछ मैंने कहा यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा कम करते हैं, कितने हद तक कम कर दिया, 250-300 पन्ने कर दिया। उसमें भी जब एक एक लाइन पढ़ाऊंगा तो भाई समय तो लगेगा, राइट। तो आइए एक बार पढ़ते हैं, तो कृपया करके कोशिश करें, कंसंट्रेशन करें, तो आपको सब याद हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ टर्म अल्ट्रा वायरस सिंपली बियॉन्ड देयर पावर, ठीक है, तो क्लियर हो गया। द लीगल फेसिस क्या है, अल्ट्रा वायरस है। लीगल फेसिस मतलब लॉ की लैंग्वेज में इसको अल्ट्रा वायरस कहते हैं, इंग्लिश में इसको बियॉन्ड देयर पावर कहते हैं। इज एप्लीकेबल ओनली एक्ट डन इन एक्सिस ऑफ द लीगल पावर ऑफ द डूअर, जो करने वाला है, डूअर मींस जो करने वाला, उसकी लीगल पावर जितनी है, अगर उससे एक्सिस कोई काम करता है, कोई एक्ट डन करता है, तो उस पे एप्लीकेबल हो जाएगा अल्ट्रा वायरस। आया समझ में? जो डूअर है, जो काम करने वाला है, अगर वो अपनी लीगल पावर के एक्सेस जाकर कोई काम करता है, एक्ट करता है, डन करता है, तो एप्लीकेबल हो जाएगा उसके पे अल्ट्रा वायरस। हम कहेंगे उसने अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन करी और वो बियॉन्ड देयर पावर था।
समझ में आया पॉइंट? अब अच्छे समझ में आ गया। इन कॉन्सिक्वेंसेस अगर कोई डूअर, कोई करने वाला बियॉन्ड देयर पावर जाकर कोई काम करता है, कोई एक्ट करता है, मींस इन शॉर्ट अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन करता है कोई पर्सन, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? एनी एक्ट डन, और कोई भी काम करा, या कोई कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी, या कोई एक्ट, ये कोई एक्शन, कोई काम किया जा रहा, किया गया हो, या फिर कंपनी द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया हो, विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर, कोई भी काम किया, करेगा कौन? डायरेक्टर, ऑनर, वो करेंगे काम कंपनी में, तो कंपनी के डायरेक्टर कोई काम कर रहे हैं, या कंपनी के नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया जा रहा है जो कि ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवल मतलब जो बियॉन्ड देयर पावर जा रहा है, बियॉन्ड देयर पावर जा रहा है, जो ट्रैवल बियॉन्ड देयर पावर, नॉट ओनली द डायरेक्टर बट आल्सो द कंपनी इज होली वॉइड एंड इनअप्रोप्रिएटिव इन अ लॉ। चाहे डायरेक्टर ने कराओ चाहे कंपनी ने कराओ, हम दोनों के दोनों को हम क्या मान लेंगे? ऑन नॉट ओनली द डायरेक्टर बट आल्सो द कंपनी इज होली वॉइड। उस ट्रांजैक्शन को चाहे कंपनी ने करी हो चाहे डायरेक्टर ने करी हो, हम कहेंगे भाई ये होली वॉइड है, आप इसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी मत ढूंढना। आपने क्या करा? बियॉन्ड देयर पावर करा, पावर से बियॉन्ड जाकर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कोई काम किया, तो ये हम फुल्ली वॉइड मान लेंगे और हम कहेंगे आपने लॉ का इनअप्रोप्रिएट करा, सही तरीके से यूज नहीं करा। द इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज दैट, अब अगर कोई अब इम्पैक्ट क्या आएगा? जब आपने ये काम किया, जब आपने अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन करी, तो उस पर इम्पैक्ट क्या बढ़ेगा? इज दैट द कंपनी कैन नाइदर बी स्यू ऑन एन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन और नॉर कैन इट स्यू ऑन इट। मतलब ना तो कंपनी किसी पे केस कर पाएगी और ना ही वो पर्सन जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी का वो कंपनी पे केस कर पाएगा, क्योंकि ये एक अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन है और अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन एक वॉइड होता है। वॉइड का मतलब एज पर कॉन्ट्रैक्ट होता है एनी कॉन्ट्रैक्ट या एनी एग्रीमेंट, एनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एनी एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ दैट इज कॉल्ड वैलिड और विच इज नॉट इनफोर्सिबल बाय दैट इज कॉल्ड वॉइड। मतलब जहां पर इनफोर्सिबिलिटी नहीं होती वॉइड होता है, मतलब कोई भी पार्टी ना तो एक दूसरे पे केस कर सकते हैं। तो अगर कोई अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन कंपनी द्वारा हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन है, वो अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट है आप कह सकते हैं, तो उस केस के अंदर ना तो कंपनी केस कर सकती है उस पार्टी पे, ना ही वो पार्टी कंपनी में। अगर कोई अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, तो ना कंपनी कर पाएगी ना वो पर्सन केस कर पाएगा, क्योंकि एक वॉइड है, राइट। इंपैक्ट समझ में आ गया? एक एक लाइन समझा रहा हूं। सिंस द मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम जो होता है दोस्तों वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। इट इज ओपन टू द पब्लिक इंस्पेक्शन, पब्लिक चाहे आप चाहो तो किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम उठाकर चेक कर सकते हो, किसी भी कंपनी का आर्टिकल, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है कि कंपनी की साइट पे जाओ मेमोरेंडम और आर्टिकल आपको मिल जाएगा। पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए होता है क्योंकि पब्लिक चेक करेगी क्या इनकी पॉलिसी है, क्या कितनी ऑथराइज कैपिटल है, और क्या इनका मतलब आर्टिकल में, आर्टिकल भी बताऊंगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे वो। देयरफॉर व्हेन वन डील विद अ कंपनी वन इज डीम्ड टू बी नो अबाउट द पावर ऑफ द कंपनी। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी के, मैं एग्जांपल देता हूं आपको इसमें, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए मैं आपकी कंपनी है, ठीक है, और मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, मेरे को आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो अलग चीज है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट उसके माध्यम करेंगे हमें, मैं को एज अ पर्सन मैं आपकी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब आपको पता है अपनी पावर्स, आपको पता है अपनी अथोराइज कैपिटल्स, मतलब मेमोरेंडम आपको पता है, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता है। अगर आप बियॉन्ड जाके काम करते हो तो आपकी गलती है। अब मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो नहीं पता था कि ये बियॉन्ड जाके काम कर रहा है, मुझे तो नहीं पता इसकी पावर का बियॉन्ड जाके काम कर रहा है, ऐसा कह सकता हूं ना मैं, क्योंकि ऊपर वाले केस में क्या कहा, इंपैक्ट क्या होगा अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन का, दोनों ही पार्टी केस नहीं कर पाएगी। अगर आपने अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन करी मेरे साथ, मतलब आप अपनी पावर से बियॉन्ड जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो मेरे से, तो आप मेरे पे केस नहीं कर पाओगे अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा, और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा तो मैं आप पे भी केस नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एक सवाल उठा रहा हूं कि भाई मैं क्यों नहीं कर पाऊं, मेरी क्या गलती इसमें, समझ में आ रहा है आपको, मेरी क्या गलती, मैं क्यों, इसलिए समझाने के लिए दूसरा पॉइंट डाला कि आपकी भी गलती है। मतलब लॉ मुझसे ये कह रहा है कि देखो आपकी भी गलती है। मेमोरेंडम और आर्टिकल होता है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट, आपको इंस्पेक्शन करना होता है उनका। जब भी आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो
तो आपको उनका मेमोरेंडम और आर्टिकल पता होना चाहिए, आपको उनकी कंपनी की पावर पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कंपनी बियॉन्ड द पावर जाके तो नहीं काम कर रही। समझ में आ गया? तो इसलिए हमने लास्ट पॉइंट ये दिया कि जो भी पार्टी, जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है कंपनी के साथ, वो कंपनी के साथ तभी कॉन्ट्रैक्ट करे जब उनकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों पढ़ ले और पता हो उसको उस पर्सन को कि इस कंपनी की क्या पावर है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ कर रहा है ये बियॉन्ड जाके तो नहीं कर रहा। और तब भी आपको पता था और आपने कॉन्ट्रैक्ट फिर भी किया तो फिर भाई इन्फोर्सिबिलिटी खत्म। अब अगर कंपनी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा और आपने कर दिया तो आप केस नहीं कर सकते कंपनी पे। इसलिए जब भी किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़कर उनकी पावर समझ लेंगे, और अगर वो बियॉन्ड जाकर काम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर देंगे। ठीक है सर, इसलिए लॉ में डाला। इसलिए कहा रहा है वो कि मेमोरेंडम जो होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप फिर भी शेयर खरीद रहे हो, उसको आपकी कंपनी, किसी कंपनी के आप शेयर खरीद रहे हो, उसकी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख और आपको पता है कि वो 8 लाख के कर चुका और 3 लाख के और कर रहा है, तो आपको नहीं खरीदने चाहिए ना शेयर। आपको पता है वो बियॉन्ड जाके शेयर बेच रहा है, हालांकि उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, वो पनिश किया जाएगा कंपनी को, पर आपको भी नहीं खरीदना चाहिए ना। आप उसको मेमोरेंडम पढ़िए, ये समझा रहा है उस पर्सन को जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कंपनी के साथ। अब पढ़ोगे याद आएगा। सिंस मेमोरेंडम जो होता है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन होता है, जब मर्जी को चाहकर कोई भी पब्लिक पर्सन किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम उठाकर पढ़ सकता है। देयरफॉर व्हेन डील विद द कंपनी, जब कोई पर्सन कंपनी के साथ डील करेगा, वन इज डीम्ड टू बी नो अबाउट द पावर, और हम मान लेंगे, डीम्ड मतलब मान लेंगे, लॉ मान लेगा, कंपनीज एक्ट मान लेगा कि मैंने अगर आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है तो मुझे आपकी कंपनी के सभी पावर्स, रेगुलेशन, रूल्स पता है तभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ऐसा मान लेगा, मैंने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर कंपनीज एक्ट मान लेगा। और फिर अगर आप करते हो बियॉन्ड जाके कोई अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट तो फिर वॉइड मान लेंगे। फिर मत आना हमारे पास कि भाई सर उसने तो अपना काम ड्यूटी पूरी नहीं करी, मैं कोर्ट पे केस करूंगा। इफ in spite of this you enter into a transaction which is ultra virus, the company you cannot enforce it against the company। और लास्ट में आपको यही समझाया कि अगर आप पावर जानते हो और फिर भी आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आपको पता है आप अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन की कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो फिर ना तो आप कंपनी में केस करते हैं ना कंपनी आप पे केस कर सकती अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा तो। दिस इज द पॉइंट। समझ में आ गया? एक एक लाइन पढ़ने में क्लियर हो रहा है। और देखिए जब आप इसको स्टडी मैट में पढ़ेंगे, स्टडी मैट खोल के देखिए, जब मेरे से कोई बच्चा लॉ की क्लास लेता है और वो पढ़ता है और जो अपना स्टडी मैट खोलता है तो उसको चीजें मैच होती दिखती है, उसको पता चलता है कि हाँ यार ये तो सिर्फ मेरे स्टडी मैट से ही पढ़ाया जा रहा है, चीजें क्लियर होते हुए दिखती है। मैं कहीं बाहर से नहीं पढ़ाता, मैं कोई सीए वाले इंस्टीट्यूट से सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं खोलता, ना सीएस इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेकर आपको पढ़ाने लगा। सीएमए में जितना दे रखा टू द पॉइंट बात उतनी पढ़ाता हूँ, उतना ही काम है मेरा। तो जब भी कोई स्टूडेंट मेरे से क्लास लेता है ये श्योर हो जाता है कि यार मेरे को जो भी पढ़ाया जाएगा वो सीएमए का ही पढ़ाया जाएगा, सीए और सीएस का नहीं पढ़ाया जाएगा। आप अपने स्टडी मैट खोल के बैठिएगा अपने साथ, मेरे नोट्स आपको खुल रहे साथ में अपने स्टडी मैट खोल के देखिएगा, एक एक लाइन मैच करेगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखो मैं अपनी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, अपनी लैंग्वेज बना के आपको अच्छे नोट्स पकड़ा सकता हूँ, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं है, नंबर नहीं आएंगे, क्या फायदा। याद कर लोगे, आसानी से याद कर लोगे, सीधी से। देखिए एक खुद की बनाई हुई इंग्लिश और एक लॉ मेकर ने जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इसको खुद की बनाई हुई इंग्लिश जल्दी याद होती है पर नंबर नहीं आते, उससे कोई फायदा नहीं है, यही याद करना है। ठीक है। समटाइम एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कैन बी रेगुलाइज्ड बाय रेक्टिफाइंग इट्स सब्सिक्वेंट, नहीं इससे ऊपर वाला पढ़ेंगे पहले। An act which is ultra virus, the company being void cannot be rectified by the shareholder by the company। देखिए क्या कह रहा है कि जो भी कोई ऐसा काम कंपनी द्वारा करा जा रहा है और जो कि एक अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन है तो वो शेयर होल्डर द्वारा रेक्टिफाई नहीं हो सकता। पर कभी कभी कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो शेयर होल्डर द्वारा रेक्टिफाई होते हैं, जिसमें शेयर होल्डर की कहीं ना कहीं वोटिंग पावर्स जुड़ी होती है। तो वो कह रहा है कि देखिए जो भी एक्ट कंपनी द्वारा किए जा रहे हैं अगर वो अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन है तो शेयर होल्डर द्वारा रेक्टिफाई नहीं हो सकती वो ट्रांजैक्शन। और कभी कभी कुछ ऐसे एक्ट होते हैं, एक्ट मतलब कानून वाला एक्ट नहीं, एक्ट मतलब एक्शन जो काम किया जा रहा है कंपनी द्वारा और वो अल्ट्रा वायरस निकले, तो कभी कभी कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो शेयर होल्डर द्वारा रेक्टिफाई किए जाते हैं। ये 2 पॉइंट पे वही बात लिखी है। एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी बीइंग वॉइड कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी।
राइट, कि एक वॉइड माना जाएगा और शेयर होल्डर जो है उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता। पर सम टाइम, कभी कभी एक्ट ऐसा होता है, कोई काम जो अल्ट्रा वायरस होता है कैन बी रेगुलाइज बाय द रेक्टिफाई इट सब्सिक्वेंटली, वो शेयर होल्डर द्वारा रेक्टिफाई हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सा काम कर रहे हो। आप बड़ा अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा, कुछ छोटा मोटा है नॉर्मल रेक्टिफिकेशन हो सकती है, कर लो हो जाएगा। अब ये एक्ट ने नहीं, ये हमारे कंपनी लॉ ने नहीं बताया कि कौन से ऐसे एक्ट है, कौन से ऐसे काम है जो रेक्टिफाई नहीं हो सकते और कौन से ऐसे काम है जो रेक्टिफाई, इसकी लिस्ट नहीं दी गई है। वो डिपेंड करता है आपने क्या किया, उसके हिसाब से रेक्टिफिकेशन देखी जाएगी। लास्ट वो कह रहा है फॉर इंस्टेंट इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस, अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस है, कोई काम आपने किया जो अल्ट्रा वायरस है, तो जो पावर है डायरेक्टर की पावर है और शेयर होल्डर की पावर है उसको रेक्टिफाई करने की, इसकी पावर है डायरेक्टर और शेयर होल्डर की। इफ इट इज द अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, अगर आप कोई अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन कर रहे हो और वो अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन किसकी है, बियॉन्ड जाके आर्टिकल के कर रहे हो, मेमोरेंडम के नहीं आर्टिकल के बियॉन्ड जा रहे कर रहे हो, द कंपनी कैन अल्टर द आर्टिकल, तो कंपनी इस आर्टिकल को अल्टर कर सकती है। ये कंपनी के ऊपर है कि कंपनी इस आर्टिकल को, फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी के आर्टिकल में लिखा था कि आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो, इशू नहीं कर सकते, सॉरी, कंपनी के आर्टिकल में लिखा है कि आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। बोनस शेयर क्या होता है ये बताऊंगा थोड़ी टाइम आगे। बोनस शेयर फॉर एग्जांपल कि आप अगर कोई हमसे एक शेयर खरीद रहा है तो हम उसको एक शेयर फ्री देंगे, मतलब आप में से अगर 10,000 शेयर करोगे तो कंपनी आपको 20 देगी, फॉर एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर। तो कंपनी के आर्टिकल में लिखा था कि बोनस शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती और कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिया। अब क्या हुआ, बियॉन्ड देयर पावर हो गया, कंपनी ने अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन कर दी, क्योंकि आर्टिकल में लिखा था बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते, फिर भी आपने बोनस शेयर इशू कर दिया। इसका मतलब कंपनी ने आर्टिकल के बियॉन्ड जाके काम करा, तो कंपनी उसको रेक्टिफाई कैसे करेगी, कंपनी अपने आर्टिकल को ही चेंज कर देगी और उसमें लिख देगी कि कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है, हो गया रेक्टिफाई। इस तरीके से रेक्टिफाई किया जा सकता है। एग्जाम्पल है ये कि अगर कंपनी आर्टिकल के बियॉन्ड जाके काम कर रही है तो कंपनी उस आर्टिकल को ही चेंज कर देगी, पर आर्टिकल को चेंज करना इतना आसान नहीं है ना सर। तो कंपनी बियॉन्ड करते जाएगी काम और उनको लगेगा अरे मैं तो अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, चलो आर्टिकल को चेंज कर देते, चलो मेमोरेंडम चेंज कर देते, आसान नहीं है ना। वोटिंग्स रेजुलेशन पास करने पड़ते हैं, स्पेशल ऑर्डिनरी ये सब पास करना पड़ता है, वो आसान नहीं होता, और शेयर होल्डर की वो लेनी पड़ती है, वोटिंग राइट्स, वोटिंग लेनी पड़ती है, और स्पेशल और ऑर्डिनरी हो तभी आर्टिकल चेंज होता है। आइए आगे आगे पढ़ेंगे हम, अल्टरेशन वाले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है, मुझे कहीं पर नहीं लगता कि अब आपको डाउट होगा इस पॉइंट पे कि एक एक लाइन में आपको स्टडी मैट की पढ़ा चुका हूं और एक एक लाइन आपको समझ में आई है। अब आप इसको याद भी कर सकते हैं, प्लस 50% अपना 50% इसमें डालकर अपना बना सकते हैं, उसमें नंबर मिल जाते हैं। इंस्टीट्यूट को ही पता है कि स्टूडेंट पूरा याद नहीं कर पाएगा, पूरा लॉ टू लॉ नहीं लिख पाता, इसलिए 50% लॉ और 50% अपना लिखेंगे तो चलता है, उसमें नंबर मिल जाते हैं, है ना। पर सारा ही अपना लिखेंगे तो बिल्कुल भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अब आया आर्टिकल ऑफ, अभी तक मेमोरेंडम हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, मेमोरेंडम पढ़ा, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस पढ़ लिया, अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हैं। अभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है देखिए, सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट डील विद द आर्टिकल। जब भी कोई अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा कंपनी लॉ के, ठीक है, तो जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आपको कंपनी लॉ के दूंगा ना, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं उनके सेक्शन याद कर लेना, सिर्फ उन्हीं के, और बाकी किसी के मत करना। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट, जैसे मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत कम आता है पेपर के अंदर, तो अगर आएगा तो अगर मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है तो सेक्शन 5 याद कर लीजिएगा आर्टिकल का, ऐसे मैं ये कहने यूज कर रहा था। सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट डील विद द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, द आर्टिकल ऑफ द कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैंने जैसे कि कहा आर्टिकल ऑफ द कंपनी का रेगुलेशन बताती है कि कंपनी क्या काम कर सकती है, क्या चीज कर सकती है। रूल्स एंड रेगुलेशन जिस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है उनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है कंपनी का। टेबल एफ इन शेड्यूल फर्स्ट, हमने ए पढ़ा था, बी पढ़ा था, सी पढ़ा था, डी पढ़ा था, ई पढ़ा था, 5 हमने पढ़ा था। अब टेबल एफ आ जाता है शेड्यूल फर्स्ट का, और टेबल एफ प्रोवाइड दैट मैटर दैट शैल बी कंटेन आर्टिकल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर देयर आर एज फॉलो। टेबल एफ में मैटर लिखा हुआ है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते टाइम आपको किन बातों की कंटेंट लिखना है, जैसे कि इंटरप्रिटेशन, शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स, कॉल ऑन शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर। देखिए अब एक एक करके हम समझते हैं कि क्या कहता है, एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये बोल क्या रहा है। इंटरप्रिटेशन, सबसे पहले नीचे आओ, जो शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ शेयर, कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, जैसे कि ऑथराइज कैपिटल और शेयर कैपिटल में आपको डिफरेंस सिखाया था मैंने।
ऑथराइज और शेयर कैपिटल में डिफरेंस सिखाया था मैंने आपको। ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल जितना आपने फंड रेज कर लिया है। 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल है, 8 लाख रेज कर चुके हो, तो 8 लाख की जो शेयर कैपिटल है वो, उसमें वेरिएशन ऑफ अधिकार कैसे है, कितने परसेंट शेयर किसके पास है, कितने परसेंट शेयर किसके पास है, कितने परसेंट शेयर किसके पास है। एक बार मैंने लिस्ट नहीं दी थी कि 5 हमारे पास ओनर है, 5 शेयर होल्डर है, 5 और ने इतने इतने परसेंट शेयर, उस तरीके का वेरिएशन भी आपको बताना है। फिर आता है कि आप ट्रांसफर ऑफ शेयर कर सकते नहीं कर सकते, अगर आर्टिकल में लिखा है। सब ये डिटेल जो आपको बता रहा है ना, ये आपको लिखनी है इसके बाद। एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ शेयर, अभी कुछ पॉइंट है जो सिंपल सिंपल है, उसके बाद मुश्किल वाले पॉइंट आपको समझाऊंगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर का क्या मतलब हुआ? ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब हुआ कि आप शेयर अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको पता है प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्शन है, तो आपके डेफिनेशन में ही आपको समझा दिया था कि प्राइवेट कंपनी के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने शेयर को। तो यहाँ पर आर्टिकल में लिखा होगा ट्रांसफर ऑफ शेयर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन अ प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक कंपनी में आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपके आर्टिकल कह रहा है कि ट्रांसफर कर सकते हो तो आप कर सकते हो, और अगर आपके आर्टिकल ने मना कर दे कि ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। यहाँ लिखना होगा आपको अपने आर्टिकल में, ठीक है। 4 फीचर ऑफ शेयर, 4 फीचर ऑफ शेयर का मतलब समझा देता हूँ, थोड़ा सा सिंपल है। मान लो मुझे अपने शेयर के पैसे देने थे, मैंने आपकी कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे, जिसमें से मैंने आपको 1 लाख रुपए देने थे, मैंने 50,000 ही दिए। अब कंपनी ने मुझे नोटिस भेजा कि भाई अपने शेयर का पैसा दे दो, रिमेनिंग जो बच गया है। मैंने नोटिस इग्नोर कर दिया। फिर कंपनी ने मुझे नोटिस भेजा कि भैया पैसे दे दो, हमारे को पैसों की नीड है, आपने इतने शेयर खरीदे तो आप मैंने पैसे देने हैं। मैंने इग्नोर कर दिया, तो कंपनी कहेगी अब मत दो। अब आपके जो शेयर आपको दिए थे वो हम फॉरफिट कर रहे हैं, हम छीन रहे हैं आपसे शेयर, क्योंकि आपने पैसे पूरे नहीं दिए और हम वो किसी और को दे देंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब ये है कि कब जब भी कोई शेयर होल्डर अपने शेयर के पैसे पूरे नहीं देता तो कंपनी उसको नोटिस भेजती है, और नोटिस का भी अगर रिप्लाई नहीं करता, कुछ नहीं देता, रिस्पॉन्स नहीं देता, तो कंपनी उसके शेयर वापस ले लेती है और पैसा भी नहीं देती, वापस ले लेगी और किसी और को शेयर इशू करके उससे पैसा फंड रेज कर लेगी। दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो क्या कंपनी हमारी, मेरी कंपनी है, तो मैंने अपनी कंपनी के आर्टिकल में लिखा कि हमारी कंपनी फॉरफीचर ऑफ शेयर नहीं कर सकती, तो फिर मैं नहीं कर सकता। मैंने अपने आर्टिकल में लिखा, कंपनी खोली और मैंने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया, उसमें लिखा फॉरफीचर ऑफ शेयर हम कर सकते हैं, अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसा देने से मना कर दिया तो हम उसके शेयर फॉरफिट कर लेंगे, छीन लेंगे वापस। ये मैंने, तो ये लिखना होता है। समझ में आ रहा हो क्या बता रहा हूं मैं? जब भी आप अपनी कंपनी खोलोगे तो ये लिस्ट दे रखी है, इन लिस्ट के आगे लिखोगे क्या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। अल्टरेशन कर सकते हो, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, बायबैक ऑफ शेयर, जनरल मीटिंग्स। अब देखिए ये आपको ना धीरे धीरे पता चलेंगे। मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट आपको समझा दूंगा, कुछ कुछ पॉइंट आपको, जैसे कि एक पॉइंट है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी प्रॉक्सी आपको समझ नहीं आएगा। डोरमेंट ऑफ मीटिंग समझ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हम आगे जाके इनको पढ़ना है ना सर। ये तो आर्टिकल में तो पूरी कंपनी लोग की बातें बता दी इसने भाई, इंडिविनिटी, वाइंडिंग अप, अकाउंट्स। अब कुछ बातें आपको समझ में आ जाएगा, डिविडेंड एंड रिजर्व के बारे में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द सील के बारे में। नाउ इज ऑप्शनल सील, मतलब वो कॉमन सील, ठीक है ना। देखिए कॉमन सील आपको मैं दिखाऊं कैसे होती है। आप देखोगे ना कॉमन सील अलग होती है, वो स्टैंप होती है ना, पर स्टैंप कुछ अलग तरीके की होती है कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। अभी तो देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरीके की होती है कॉमन सील, मतलब ये लोहे की होती है। देखो मैं यहां पे लिखता हूं कॉमन सील वर्सेस स्टैंप, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कॉमन सील, ये आपको मेरे को बताना था, मेरे ध्यान से निकल गया। कॉमन सील वर्सेस स्टैंप, फर्क क्या होता है दो कॉमन सील वर्सेस स्टैंप, कंपनी स्टैंप। देखिए कहां गया भाई, देखिए कॉमन सील तो कुछ इस तरीके से होती है और कंपनी की स्टैंप इस तरीके से होती है। ये स्टैंप है और ये कॉमन सील, ये फर्क होता है, ये स्टैंप और ये कॉमन सील, ठीक है ना। तो कॉमन सील, हमारा कॉमन सील ऑप्शनल हो चुका है, आपको बताया था मैंने, कॉमन सील अब ऑप्शनल है, ठीक है। तो या तो दो डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर साइन करते हैं, वो कॉमन सील के इक्विवेलेंट होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, कौन कौन है, वोटिंग राइट्स कैसे कैसे है, प्रोसीजर ऑफ जनरल मीटिंग कैसी है, बायबैक ऑफ शेयर कर सकते नहीं कर सकते, कैपिटल में अल्टरेशन कर सकते नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको ओवर द कंपनी एक्ट आपको समझ में आएगा। प्रॉक्सी, अडोर्नमेंट ऑफ मीटिंग्स, बायबैक ऑफ शेयर, ये चीज आपको ओवर द कंपनी एक्ट जब धीरे धीरे पढ़ोगे तब कर क्लियर होगा। जब आप कंपनी एक्ट एंड कर दोगे तो वापसी आर्टिकल को देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल में क्या क्या बात है, क्योंकि ये सारे पॉइंट धीरे, कॉल ऑन शेयर, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। अब कॉल ऑन शेयर जो है वो शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, मतलब कॉल ऑन शेयर का मतलब है कॉल करके शेयर का पैसा मंगाना,
कि भाई कॉल आपने बेटा आपने अगर अकाउंटिंग में पढ़ा हो तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल ऐसे करके फाइनल कॉल करके होता है ना, दैट इज कॉल। कॉल करके हम बोल रहे हैं कि भाई पैसा दे दो आप, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब है आपको एलोबरेट करना अपने आर्टिकल को, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हम रखेंगे, क्या क्या चीजें हम नहीं रखेंगे, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, इसमें से कुछ पॉइंट आपको अभी नहीं समझ में आएंगे, पर कुछ पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे पढ़ेंगे तो। जो नहीं समझ में आएगा वो कंपनी जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता चले जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ आपको याद नहीं करना, मैंने आपको इंपॉर्टेंट नहीं बताया, ये आपको आर्टिकल में नहीं आएगा। अब कुछ फॉर्म्स है, फिर दोबारा वो फॉर्म्स आ गए। देखिए हमने एफ तक फॉर्म पढ़ लेते, ए बी सी डी ई और एफ में दे रखा है। बताओ टेबल एफ में क्या दिया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या कंटेंट मैटर होगा वो दे रखा है टेबल एफ में। टेबल एफ में कंटेंट मैटर बता रखा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीज आप डाल सकते हो। फॉर्म ऑफ आर्टिकल, टेबल एफ के बाद जी एच आई जे, जी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल जी में होगा अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और हैविंग अ शेयर कैपिटल है। टेबल एच में होगा आर्टिकल ऑफ कंपनी का जो एओ है आप टेबल एच में वो कंपनी देगी जो लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल है। और अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल टेबल आई में, और अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल टेबल जे में। आप इसमें एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जब हम मेमोरेंडम के फॉर्म पढ़ रहे थे तो वहां पर नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल ऊपर आ रहा था, हैविंग अ शेयर कैपिटल नीचे आ रहा था, और यहाँ पर उल्टा है, हैविंग अ शेयर कैपिटल पहले आ रहा है, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल नीचे आ रहा है। देखो लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर आएगा अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल ए से लेकर अब तक सारे बताता हूं आपको। ए टेबल में क्या लिखा है, एमओए है लिमिटेड बाय शेयर, अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, देखो लिखने से क्या होता है आपको याद हो जाता है, अब लिखेंगे साथ साथ। बी टेबल में क्या है, एमओए, एमओए है और लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सी में क्या है, एमओए लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, है ना, हैविंग शेयर कैपिटल। इसके बाद डी में क्या है, एमओए अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इसके बाद ई पे क्या है, एमओए अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। ये हो गए मेमोरेंडम के सारे फॉर्म, याद हो रहे हैं आपको। इसके बाद अब टेबल ऐप में था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट मैटर, वो भी किसके लिए, लिमिटेड बाय शेयर के लिए। जो कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है, लिखा हुआ था वहां पर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो टेबल ऐप में जाकर कंटेंट मैटर देखेगी, और ज्यादातर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ही होती है, मैक्सिमम कंपनी। आपको मैं दिखा देता हूं, एक बार आर्टिकल के ऊपर लिखा था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो। टेबल ऑफ शेड्यूल 1 प्रोवाइड दैट द मैटर दैट शैल बी कंटेन आर्टिकल ऑफ कंपनी, आर्टिकल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, है ना। फिर उसके बाद एफ जी एच आई और जे। अब अब जो आर्टिकल वाले जितने भी फॉर्म हैं उसमें नॉट हैविंग ऊपर, हैविंग ऊपर आ रहा है, नॉट हैविंग नीचे आ रहा है, तो वही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, और लास्ट में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सारे फॉर्म याद हो गए, हो गए। 3 बार और लिखोगे सारे याद हो जाएंगे, बस कॉम्बिनेशन देख लो थोड़ा सा। ई तक तो मेमोरेंडम की फॉर्म है, एफ के बाद आर्टिकल के फॉर्म है। वही देखो, सबसे पहला था लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर। दूसरा था लिमिटेड बाय गारंटी, इधर भी लिमिटेड गारंटी। फिर 2 लिमिटेड बाय गारंटी के थे, लिमिटेड बाय गारंटी के। फिर लास्ट के 2 अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड कंपनी के, लास्ट के 2 अनलिमिटेड। बस फर्क क्या है, ऊपर जब लिमिटेड बाय गारंटी है तो पहले नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, फिर हैविंग शेयर कैपिटल है। इधर वाले में नॉट हैविंग बाद में है, हैविंग पहले। सारे फॉर्म्स याद हो गए या नहीं हो गए बताओ। एक एक करके दोबारा बताएंगे, एक एक करके दोबारा फिर से याद करते हैं, याद करना बहुत जरूरी है। टेबल एफ में क्या लिखा है, टेबल ए में लिखा है एमओए के फॉर्म में टेबल है, ठीक है ना, लिखूंगा नहीं ज्यादा। एमओए का फॉर्म है टेबल है,
टेबल ए में बता रखा है लिमिटेड बाय शेयर, अगर कोई कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर तो वो टेबल एफ में के अनुसार अपने मेमोरेंडम जमा करेगी। टेबल बी वही एमओए के लिए है, अगर वो कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तब टेबल बी में। टेबल सी में एमओए के लिए है लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल डी एमओए है लिमिटेड बाय नहीं अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और टेबल ई है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल एफ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो लिमिटेड बाय शेयर है उसका कंटेंट मैटर। एफ जी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो लिमिटेड बाय गारंटी है हैविंग शेयर कैपिटल, अब हैविंग शेयर कैपिटल पहले आएगा। फिर जी में एच में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। एच जी आई में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। और जे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। दोस्तों 5 फॉर्म आर्टिकल के, 5 फॉर्म मेमोरेंडम के, मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे याद करवा दिए हैं। बस 2-3 बार आप अपने हैंड से, अभी मैंने लिखा है तो मुझे याद हो रहा है, आप लिखोगे तो आपको याद होगा। तो 2 बार अभी वीडियो पॉज करके 1-2 बार और घुमा दो हाथ से, अगर आप करना चाहोगे तो कर सकते हो। वीडियो पॉज करके आप अभी 1 बार और स्टार्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आर्टिकल में कुछ कंटेंट मैटर होता है जो टेबल एफ में लिखा होता है लिमिटेड बाय शेयर। फिर कुछ फॉर्म्स है ना, टेबल एफ वाला फॉर्म का है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कंटेंट मैटर लिखा होता है जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है उसका। अब आ जाता है अगला पॉइंट, साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्ट। चलिए तो अगला पॉइंट आता है हमारे पास, साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम और आर्टिकल, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने बनाया और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपने बनाया उसमें कौन कौन सा पर्सन साइन करेगा। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा है, लेंथी है, बट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आप एक बार हम पढ़ेंगे कौन कौन सा पर्सन साइन करेगा, बट आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। अभी मेरी दूसरी क्लास है इसलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या क्या कवर कराऊंगा ये हो गया। अब 2 क्लास और दे दो मुझे इस चैप्टर में और इनकॉर्पोरेशन खत्म हो जाएगा। 2 क्लास और, तो 2 क्लास में, एक क्लास में बड़े बड़े टॉपिक होंगे। एक तो साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम है, एक पनिशमेंट का टॉपिक है बड़ा, ठीक है, फिर एक अल्टरेशन आ जाता है। तो 2 क्लास और चाहिए, 2 क्लास में इनकॉर्पोरेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये बड़ा चैप्टर था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।